तो ध्यान से समझेंगे। ये VVI क्वेश्चन है लेसन 1 क्लास 10 का और अर्थशास्त्र का। इससे बाहर नहीं आने वाला एक भी क्वेश्चन तो कहेंगे आ जाए। तो ध्यान से देखिए, टाइम वेस्ट न करते हुए आपका चालू करते हैं। ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या है पहला कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो क्या प्रति व्यक्ति आय पर, क्या औसत साक्षरता स्तर पर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, या उपयुक्त सभी पर। तो हमारा क्या होगा, सभी। यानी कहने का मतलब क्या है, समान किसी भी देश के विकास क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय तो जरूरी है, साक्षरता भी जरूरी है, और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो तो क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो चलेगा नहीं। यानी तीनों के तीनों हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश, ध्यान से देखेंगे, और कुछ दिक्कत हो तो कहेंगे किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। अब बताइए किस देश की, तो श्रीलंका की। किसकी, बांग्लादेश की भी कम है। किसकी है, श्रीलंका की। नेपाल पाकिस्तान तो खैर कहने का नहीं है। तो अभी 2017 का संस्करण में पढ़ा है कल ही के वीडियो में कि भारत का कम है किससे, तो श्रीलंका से। ठीक है, कुछ कहेंगे। और दूसरी बात, राजधानी की बात करें तो ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर बात करें राजधानी तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश की राजधानी कहां है, तो ढाका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे है। कहां है सर, श्री जयवर्धने कोटे। अब एग्जाम में पूछ रहे राजधानी भी आपका, नेपाल की राजधानी कहां हो जाएगा, तो नेपाल की राजधानी हो जाएगा आपका क्या, काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी कहां हो जाएगा, तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहां हो जाएगा, इस्लामाबाद। बातों को ध्यान रखें। खैर, क्या राजधानी जो बता रहे हैं, देखिए इसमें 4 हुआ, एक उधर से 5 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में ऐसे रिलेटेड करके बताएंगे ताकि दिक्कत ना हो। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला पेटी का है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, एक देश है, ठीक है, इसमें कई फैमिली है, तो मान लेते हैं 4 गो। क्लियरली ध्यान से देखेंगे, एक देश है और इसमें 4 गो फैमिली है। ठीक है, वो कह रहा है कि परिवारों की प्रति व्यक्ति है 5,000 रुपए है। क्या है, 5,000 है, 4 परिवार है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5,000 रुपए। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 और कितना है 7,000 और कितना है 3,000, तो चौथे परिवार की आय क्या हो, ध्यान से देखेंगे। और बात करें कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, इनका आय है तो हई जोड़ेंगे कितना, 4,000 हई 3,000, ध्यान समझेंगे, हई कितना 7,000, टोटल हुआ कितना हजार, 14,000। ऐसे होना चाहिए, 5-5 का है प्रति व्यक्ति आय, तो पंचों का कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। अब बताइए 20,000 करने के लिए कितना चाहिए, 6,000 चाहिए, तो यानी 6,000 है तो 6,000 डी आंसर। दिक्कत है तो कहेंगे कैसे 6,000, तो भाई चारों के मतलब आय पूरा चारों में भाग देने पर कुल जनसंख्या से, यानी टोटल जितना रहेगा रुपया, टोटल रुपया, अब बाटा में जो जनसंख्या रहेगा, तब बताइए टोटल रुपया कितना, तो 5 गो ये का है तो 4 गो का कितना हो जाएगा 20,000 होगा, और जनसंख्या कितना है 4 है, और रुपया जो मिला कितना मिला था 14,000, इसका मतलब इसमें से घटा लेंगे 14,000 तो बचेगा कितना 6,000। दिक्कत है तो कहेंगे आसान है, लेट नहीं होना है अपने आप को। ध्यान देखिए आगे क्या है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या है। ध्यान दीजिए, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय का प्रमुख मापदंड मानता है, आय को प्रमुख मानता है किसी भी बैंक को मापने के लिए, और जिन देशों की आय अधिक है उन्हें विकसित समझा जाता है, हम पढ़ा दिए सब, और कम को क्या कहता है कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की जरूरतों की सभी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जा सकती है,
और जो भी लोगों को पसंद है और उनके पास होना चाहिए वो सभी चीजों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मानदंड मानता है। बात सही है बाबू। जिसके पास आय है वही तो अपने मर्जी से या इच्छा अनुसार कुछ भी चीजें क्या कर सकता है, खरीद सकता है, वरना खरीदेगा? खुद सोचे तो नहीं खरीद सकता। तो होता क्या है कि जिनके पास आय ज्यादा है वो विकसित कम है, कम विकसित, सीधा सा बात। क्योंकि जिनके पास पैसा है बाबू वो अपनी जरूरत की चीजें हर चीज खरीद सकता है, हर शौक पूरा कर सकता है। जिसके पास नहीं है वो हर शौक पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि आप सुने होंगे एक नया नया लाइन आया है कि कके साकार राजा साड़ी नहीं लैला तहरा सरापे पड़ी, मेहरी से मर्द लड़ी तो ओकरा पापे पड़ी। कहने का मतलब कि पैसा नहीं होगा उसके पास तो साड़ी कहां से लाएगा? तो ये क्या कह रही है बेचारी कि सरापे पड़ी या तोरा पापे पड़ी। अभी ठीक है, ये नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी खैर कोई दिक्कत नहीं, आप यहां ध्यान दें। आगे चलते हैं कि विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने से मापदंड क्या प्रयोग था? 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष उससे अधिक था। समृद्ध देश है कि उनकी जिनकी प्रति व्यक्ति $825 प्रति वर्ष कम है उसको निम्न आय वाला देश कहता है। भारत निम्न आय वाला देश के वर्ग में आता है क्योंकि इसके पास 2004 में केवल $620 था, सिर्फ 620 था तो 2004 में। लेकिन अब विकासशील हो गया है, कुछ बढ़ गया है, लेकिन विकसित नहीं है अभी। सीमाएं क्या है इसकी, यानी विश्व बैंक की सीमाएं। विभिन्न देशों का वर्गीकरण के लिए किसी राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता क्योंकि विभिन्न देश की जनसंख्या भिन्न होती है। सही बात है, राष्ट्रीय आय को नहीं मानेंगे हम क्योंकि राष्ट्रीय आय और उसका जनसंख्या ज्यादा हो तो प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा। इसलिए प्रति व्यक्ति आय को माना गया है मापदंड, न कि राष्ट्रीय आय का। ये बातों को ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि कम बेसी होता है। पांचवा क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेंगे कि विकास मापने का यूएनडीपी के बारे में बता दिए। यूएनडीपी बेहतर संस्था है, किन पहलुओं को विश्व बैंक के माप से अलग है? कैसे विश्व माप से अलग है? तो विश्व बैंक मापदंड केवल आय पर आधारित है और इसकी बहुत सी सीमाएं हैं, लेकिन आय के अतिरिक्त कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए जरूरी है। क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना, आजादी आदि जैसे अन्य का लक्ष्यों के बारे में सोचता है। यूएनडीपी सब सोचता है, लेकिन जो विश्व बैंक है वो आय के बारे में सोचता है। अच्छा, बैंक है तो क्या करेगा बताओ? आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा? सोचेगा? अब बैंक है, आपको पढ़ने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, आय के बारे में सोचेगा। लेकिन यूएनडीपी है उसके अलग सोचता है, सुरक्षा के बारे में, दूसरे के आदर, बराबरी, आजादी, सब चीज के बारे में सोचता है। इस प्रकार यूएनडीपी प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए थे। ये विकास के लिए अपनाया गया है। क्या क्या विकास के लिए अपनाया गया है? तो ध्यान से खैर देखेंगे कि लोगों के स्वास्थ्य, मानव विकास जो है रिपोर्ट प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य एवं दीर्घायु। लोगों का ये यूएनडीपी जो है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है कि दीर्घायु कैसे हो। विभिन्न देशों के लोगों के जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वो मानव विकास दृष्टि उतना ही विकसित देश माना जाएगा। ये भी नहीं कि सिर्फ आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, जिस देश की ये अधिक हो, क्या स्वास्थ्य ज्यादा दिन तक जीवित रह रहे हैं, वो भी एक तरीका का विकसित माना जाता है। दूसरा, यूएनडीपी के अनुसार शैक्षिक स्तर विकास का दूसरा प्रमुख मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शिक्षा है, यानी शैक्षिक स्तर क्या है सर? तो शैक्षिक स्तर है आपका दूसरा। कौन? दूसरा, यानी दूसरा कहने का मतलब ध्यान से समझ लेंगे, शैक्षिक स्तर है। पहला स्वस्थ भी है और दूसरा शैक्षिक, क्योंकि साक्षरता की दर जितनी होगी उतना विकसित माना जाएगा दूसरा के अनुसार, और नहीं तो देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। कितना भी पैसा है और देश में साक्षरता लोग नहीं है तो देश अल्प विकसित कहलाता है। पैसा कितना भी भर लीजिए सर, स्वास्थ्य नहीं रहे तो क्या फायदा? कितना भी देश है और स्वास्थ्य उसकी दीर्घायु नहीं हो रहा है तो दिक्कत बात है। तीसरा में है प्रति व्यक्ति आय।
यूएनडीपी के अनुसार पढ़ रहे हैं। विश्व बैंक का पहला है आय ही है और प्रति व्यक्ति आय है पहला, लेकिन तीसरा है कि मानव विकास, तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा। अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी जीवन अच्छा नहीं होगा, ऐसे विकसित देश नहीं माना जा सकता। बात सही है, क्योंकि ये पढ़ लिया पहले। कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन निर्धारण पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास श्रेणी में और 84 देशों को माध्यम, 26 देशों को मानव। बात सही। यूएनडीपी जो है बहुत से चीजों को देखकर बताया कि कौन से देश बीच में है, कौन से देश सबसे आगे है, कौन सबसे कम है, उतना हम लोग कभी नहीं जाना है। याद देखिए, क्वेश्चन को समझेंगे। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे कि औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अनुमान लगाने के लिए करते हैं। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश का विकास स्तर जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय चलना चाहिए। मतलब सभी के आयों और जनसंख्याओं से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तभी तो प्रति व्यक्ति आय। तो यही औसत हुआ। तो हम औसत अनुमान लगाने के लिए करते हैं, न कि कुछ हम अपना कुछ भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं, सुरक्षा, दूसरों को आदर, बराबरी, व्यवहार पाना, आजादी, अन्य लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत के अलावा अन्य लक्षणों के बारे में सोचेंगे, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, तब प्रति व्यक्ति आय हम सोचेंगे। ध्यान से देखेंगे। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है, मतलब 50 वर्ष बाद क्या होगा संभावना। ध्यान से देखेंगे कोयला के बारे में। तो कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों के कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। वाष्प इंजन जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, रेलों और उद्यानों के काम में लाया जाता है। ये तो अभी ठीक है, स्रोत है ये। अभी खनिज तेल का भी सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयानों आदि में किया जाता है। और जो है ये तेल का परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल प्राप्त किए जाते हैं, मतलब उसको शुद्ध कर। प्राकृतिक गैस का भी शक्ति के साधन के रूप में, जैसे गैसों का पाइप दूर दूर तक स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं, किसके आधार पर, गैस से भी चलती है। यह है जल विद्युत। तो यह ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अब ज्ञात है कि संस्थानों में यह सबसे सस्ता है। कौन? जो जल विद्युत है। और यह प्रयोग घरों, दफ्तरों, औद्योगिक, फैक्ट्री यानी बड़े पैमाने पर जो है वो सबका किसके द्वारा किया जाता है, तो बिजली के द्वारा किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत है, सूर्य भी है, बायोगैस है, भूतापीय है, ये सब पवन ऊर्जा है जो नवीकरणीय है, जो खत्म होने वाला नहीं है। हम 50 वर्ष बाद भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। एक नया सा टॉपिक है, ये बेहतर है आपके लिए। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता से अभिप्राय है कि सतत पोषणीय विकास। ये धारणीयता का मतलब क्या है कि हमेशा पोषण का विकास होना चाहिए, यानी खान पान बढ़ना चाहिए, वही विकास आपका है। ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं, उसे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी नहीं बचेंगे। ये कह है संसाधन का। यदि हमें विकास के धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी हो रहे और भावी पीढ़ी संसाधन बचे।
यानी हमें उस तरह का प्रयोग करना चाहिए। धारणीय का मतलब कि जब आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे और वो उपयोग कर सके बेहतर ढंग से, जैसे कि हम जीवन यापन कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों से या मानव निर्मित संसाधनों से, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आने वाली हमारी पीढ़ी भी कर सके। अब ये ना कि जैसे होता है कि घर में खाना है तो हम करते हैं कि एक प्लेट खा के खत्म कर देते हैं कि हम वो ना खाई हम खा जाए, वैसे नहीं, बचा के रखना है हमको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे लास्ट 10 नंबर। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में प्रासंगिक है। चर्चा के लिए पृष्ठ पर बात सही है। एक गांधी जी का लाइन है कि पेट भरने के लिए संसाधन पर्याप्त है पर पेटी के लिए नहीं। बात सही है, ये गांधी जी की कहा है। अब बात है बाबू, अब कितना लालच पूरा करे, हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए पूरा चाहिए, ऐसे लोग लालच करते हैं। इतना मिला, मान लीजिए जिनका 2 लाख सैलरी है वो सोचते हैं काश हमारी सैलरी 2 करोड़ हो जाए, ऐसे सोचते हैं। जिनका 20,000 है वो सोचते हैं कि काश हमारा 2 लाख। जिसके पास साइकिल आ जाती है सोचते हैं काश बाइक हो जाता। जिसके पास बाइक हो जाती है काश सोचता है कि काश कार हो जाता। जिसके पास कार हो जाती है काश स्कॉर्पियो हो जाता। जिसके पास स्कॉर्पियो होती है सोचता फॉर्च्यूनर ले ले, वो होती है तो सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर ले ले, कोई सोचता है अब जहाज ले ले, अब सोचता है कि सारा जहाज हमरे हो जाए। अब ऐसे ऐसे लालच बढ़ता रहता है। तो ये लालच सही कहा गया कि पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पेट भरने के लिए सब कुछ है। ये गांधी जी ने बहुत अच्छा सवाल किए हैं और लाइन बताए हैं। तो बाकी हम आगे करेंगे, बाकी आज के लिए 10 रहने दिया जाए। धन्यवाद।